वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। और एपिसोड शुरू होने से पहले ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगे तो इस एपिसोड को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। तो आज के एपिसोड में हम लोग क्वांट म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे। क्वांट म्यूचुअल फंड काफ़ी लंबे समय तक परफॉर्मर रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जब उनकी परफॉर्मेंस गिरी और उनके अराउंड नेगेटिव न्यूज़ साइकिल शुरू हो गई। तो आज हम लोग समझना चाहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, एक इतना अच्छा परफॉर्मर क्यों ऐसे आजकल डिक्लाइन पे है। क्वांट म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों में तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, रिटर्न आ रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। AUM का साइज़ बढ़ता चला जा रहा था, पूरी इंडस्ट्री सरप्राइज थी। और म्यूचुअल फंड जो अपने इन्वेस्टर से, क्लाइंट से बात करते थे तो क्वांट का एग्जांपल दिया जाता था। प्रेशर में भी थे और AMC वाले कि भाई क्या करें, इनका रिटर्न आता जा रहा है। लेकिन पिछले साल से फिर ये एकदम से यू टर्न हो गया। तो जो हम लोगों ने समझने की कोशिश की, स्टडी करने की कोशिश की, एक तो क्या लग रहा है कि जो चीज़ उनके लिए सही पड़ रही थी, उनकी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी थी, टेक्निकली उन्होंने फॉर्मूला बना रखा था VLRT फ्रेमवर्क। राइट। वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क और टाइमिंग। उसको इन्होंने क्वांट मॉडल बना रखा था और उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे और वो चल रहा था। बहुत सारे जैसे इनके मल्टी कैप थे, स्मॉल कैप थे, मिड कैप थे, फोकस थे, बहुत तेज़ी से चल रहे थे। अब जब पैसे बन रहे थे तो इन्वेस्टर तो जो एक गलती हमेशा करता है, केवल रिटर्न को ही चेस करता है। उस वक्त से कुछ नहीं सुनता है, वो रिटर्न को चेस करता है। उसको लगता है जब कुछ डाउन होगा तो देखा जाएगा, अभी तो रिटर्न बन रहा है। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी है जो आपने बताया VLRT वाली स्ट्रैटेजी, ये कुछ डिफरेंट हुई एक नॉर्मल जैसे म्यूचुअल फंड की स्कीम हुई? फॉर एग्जांपल एक क्वांट का हम देखें, लेट्स से मिड कैप, और लेट्स से मोतीलाल का मिड कैप देखें, दोनों की स्टाइल थोड़ी डिफरेंट होगी, इसका ये मतलब हुआ? दोनों की स्टाइल डिफरेंट इस सेंस में होगी कि देखिए, वहाँ पे फंड मैनेजर का जो ट्रेडिशनल मिड कैप है, जैसे तुमने एग्जांपल के लिए मोतीलाल बोल दिया, उसमें फंड मैनेजर का भी बहुत रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रोसेस नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, उन्होंने अपना मॉडल नहीं बना रखा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। राइट। इनका भी मॉडल है। यस। तो आपके लिए ये भी कहना जरा मुश्किल है कि ये मॉडल सही है कि वो मॉडल सही है। लेकिन उसके बावजूद जब चल रहा था तो ये मॉडल सही था, गिर गया तो ये मॉडल कम सही है। तो जो इन्होंने मॉडल बनाया था, इट सीम्स कि उसमें कुछ कमियां थी। तो जो चलता हुआ मार्केट था उसमें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट जहाँ पे जो वो गिरने लगा मार्केट, फॉर एग्जांपल मिड ऑफ 2024, एंड ऑफ 2024 से एक तरह से थोड़े से मार्केट डिक्लाइन में था साल भर से, तब इनका मॉडल ऐसा लगा कि शायद वो स्ट्रेस टेस्ट को नहीं। अभी क्या, तो थ्योरेटिकली तो लगता है भाई ठीक है, वैल्यूएशन है, लिक्विडिटी है, रिटर्न है, टाइमिंग है, VLRT है, सब ठीक है। बट उसमें भी मुझे लगता है कहीं बिटवीन द लाइंस इम्प्लीमेंटेशन में ये कुछ ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर ले लिया होगा। जैसे इनके, अब हम लोग अगर टर्नओवर देखने की कोशिश करें, इनकी टर्नओवर का मतलब है इनकी स्कीम्स जिन शेयर्स में लगाती थी, जैसे ही बढ़ा बेच दिया, पैसा कमा लिया, प्रॉफिट। मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें, कितनी बार शेयर्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अब क्या है, देखो कि जब चलता है तो सब सही है, लेकिन काफ़ी बार होता है जैसे कि बिना नाम लिए कुछ म्यूचुअल फंड की अपनी पंच लाइन रहती है, बाई राइट एंड होल्ड टाइट करके, कि अगर कंपनी का शेयर गिर भी रहा है, बट अगर आप उसके फंडामेंटल से कंफर्टेबल हैं, सेटिस्फाइड हैं, कौन? फंड मैनेजर। राइट। तो वो कंटिन्यू करता है, मार्केट गिर गया तो भी कंटिन्यू करता है, ऐसा नहीं होता कि बेच देता है। इनका जो मॉडल होगा, हर बढ़ते वाले को पकड़ते होंगे, जैसे ही गिरा बेच दिया, फिर बढ़ते वाले को पकड़ लिया। तो इनका बहुत एक्टिव मैनेजमेंट हो गया, या ये कहें कि सुपर एक्टिव हो गया। अच्छा। अब कुछ स्कीमें जो इनकी हैं, किसी में जो है आप समझो कि वो 300% का टर्नओवर हो गया,
क्वांट स्मॉल कैप में 3.2x, मिड कैप में 6.7x, मल्टी कैप में 5x। मतलब ये हुआ कि अगर 1,000 करोड़ रुपए है उस स्कीम में तो 5,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ, यानी कि वैल्यू वाइज 1,000 करोड़ में पूरा बेच दिया गया, दूसरा खरीदा गया, फिर दूसरा बेचा गया, फिर तीसरा बेचा गया, चौथा बेचा गया। अब चूंकि प्रॉफिट बन रहे थे तो हर बेचने पे प्रॉफिट बुक होता था, दूसरे पे शेयर जाते थे, दूसरा दौड़ना शुरू हुआ, जरा भी गड़बड़ हुआ बेचा, तीसरे पे चले गए, चौथे पे, पांचवें पे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस प्रोसेस में शायद थोड़ा सा इनका नुकसान ये हो गया कि वो अच्छे शेयर निकलते गए होंगे, केवल बढ़ते शेयर पकड़ते गए। ऐसा तो होता नहीं है। प्लस पोर्टफोलियो की टर्नओवर की कॉस्ट भी होती है। इट्स लाइक टैक्सेशन होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। तो अगर आपके उतने रिटर्न्स आ रहे हैं जो बढ़ते हुए मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर गिरता हुआ मार्केट है, स्टेबल मार्केट है, तो आप पोर्टफोलियो टर्नओवर की कॉस्ट तो इनकर कर रहे हैं, बट वो शायद वो जस्टिफाई वो कॉस्ट नहीं कर पा रही है। टैक्सेशन का तो शायद इन पे नहीं होगा, वो एक बार देख लेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड को एज सच जो है वहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड एक्सक्यूज मी अगर थोड़ा सा गलत हो, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, ब्रोकरेज है और सारी चीज़ें हैं, वो तो कॉस्ट आई गई। और वो भी जो आप 5 गुना 6 गुना कर रहे हो तो उतना ज़्यादा आ गया, तो वो कॉस्ट लग गई। और उस प्रोसेस में अगर आपने अच्छे शेयर निकाल दिए क्योंकि वो गिरे थे, आपका मॉडल यही था, तो मुझे लगता है वो जो मॉडल है, जो इतना एक्टिव टर्नओवर, सुपर एक्टिव टर्नओवर है, वो जब तक मार्केट चलता रहा तब तक नॉर्मल से बेहतर काम करता रहा। लेकिन जब गिरना शुरू हुआ तो अब तो फॉल आ रहा है। इसमें जो फंडामेंटली सॉलिड कंपनीज हैं वो बची रहती हैं, कम गिरती हैं। आप तो कल बढ़ते हुए दौड़ते हुए घोड़े पे लगा रहे थे, तो वो जब मार्केट गिरा है तो इनकी परेशानी एकदम से बढ़ गई। जैसे मैं पढ़ रहा था, इनकी एक रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ स्ट्रैटेजी होती है, तो इन्होंने करेक्ट टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि कब रिस्क ऑफ स्ट्रैटेजी वो इनको इम्प्लीमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल इंडिया के जीडीपी भी थोड़े से ऐसे सबड्यूड सिग्नल्स दे रहा था, ग्लोबल मार्केट भी सबड्यूड दे रहा था, तो इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने अप्रोच ली कि मतलब उसके बाद ऐसे स्टॉक्स में जाना चाहिए था जो स्टेबल होते हैं, उसके बाद बहुत हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे जो स्टेबल स्टॉक्स होते हैं नॉर्मली बहुत हाई रिटर्न नहीं देते हैं, बट एटलीस्ट वो गिरते नहीं हैं। लेकिन शायद वो खुद की ही बनाई हुई जो स्ट्रैटेजी, जो इंटेंशंस थे, वो नहीं इन्होंने मीट किया। इन्होंने ऐसे में फॉर एग्जांपल अडानी, रिलायंस और पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, जो नहीं शायद करना चाहिए था इतना। उससे भी क्या होता है कि जो शेयर्स हैं, जैसे अब जो हम नाम ले ही रहे हैं, तो रिलायंस हो गए, अडानी हो गए, अरविंदो फार्मा हो गए, तो ऐसा नहीं होता कि आप पूरा बेच दो, कम कर दो। इन्होंने जब शेयर बढ़े हैं तो कहीं 7%, कहीं 8%, कहीं 9%, वो कुछ इनका भी जैसे लालच थोड़ा सा बढ़ गया, जैसे आम इन्वेस्टर का बढ़ता है उसी तरह से शायद इनका भी बढ़ गया, तो वहाँ भी एक्सपोजर इन्होंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया, तो मार्केट गिरा, एक्सपोजर भी ज़्यादा था, तो वहाँ पे परेशानी आ गई। अब अगर बात कर लें अडानी की, जब हिंडनबर्ग की प्रॉब्लम आई है तो परेशान हुआ मार्केट। अडानी शेयर का इन्वेस्टर भी निकला और उसी वक्त इनको भी बेचना पड़ा होगा क्योंकि रिडेम्पशन इनके ऊपर भी आने शुरू हो गए, तो वो दोनों तरह से ये परेशान हो गए होंगे। तो बेसिकली ये भी चीज़ दिखा रहा है कि रिटर्न्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट उसके बियॉन्ड जो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्वांटिफाई नहीं किया सकते हैं, इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट, ड्यू डिलीजेंस। एक इन्वेस्टर को वो भी देखना चाहिए या ऐसे एडवाइज़र के पास जाना चाहिए जो बियॉन्ड परफॉर्मेंस भी चीज़ें देख रहा है। फॉर एग्जांपल 2 स्कीम्स हैं और लेट्स से सिमिलर रिटर्न्स हैं, बट एक ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और एक ने मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज किसी पर्टिकुलर शेयर में, किसी पर्टिकुलर कॉन्ग्लोमरेट में लिया हुआ है या बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर में लिया है। तो जब तक वो सेक्टर बढ़ेगा, जब तक वो कंपनी बढ़ेगी, तब तक तो रिटर्न्स अच्छे आएंगे। बट वो पीछे दिखा रहा है कि शायद उनकी जो रिस्क मैनेजमेंट है
वो अच्छी नहीं है, वो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है। अपॉर्चुनिस्टिक। हाँ। अब जैसे मतलब कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, नाम लेना पड़ रहा है थोड़ा समझाने के लिए। जैसे एक स्कीम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसके रिटर्न हमेशा ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ग्रेट आते हैं, ऐसा नहीं है। बट जैसे मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स बड़ा लॉयल है, उसको लगता है ठीक है कम आ रहे हैं, दैट इज़ ओके। जब तेज गिरेगा तो ये शायद उतना नीचे नहीं गिरेगा। जो इन्वेस्टर कहता है भाई मुझे तो मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, देखा जाएगा, वो अटक सकता है। वही शायद अप्रोच इन्होंने कर ली, जब गिरेगा तो देखा जाएगा, तब विल मैनेज, अभी तो बढ़ रहा है। तो अब इन्होंने स्टॉक्स में भी कुछ में ड्यू से ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया, कुछ सेक्टर में ड्यू से ज़्यादा ले लिया, ऑयल में, गैस में। तो ये बढ़ते हुए सेक्टर, बढ़ते हुए शेयर्स, बहुत एक्टिव ट्रेडिंग, ये 2-3 चीज़ें जो थी उसने इनको परेशान किया। फाइनेंशियल वाले सेक्टर में ये अंडरवेट था क्योंकि शायद उस वक्त तो काम नहीं कर रहा था। अब जब मार्केट गिरा और वो उतना नहीं गिरा या थोड़ा बढ़ा, तो वहाँ पर ये अंडरवेट थे फाइनेंशियल में, तो फिर वहाँ दिक्कत आ गई। वहाँ जो ये कमाने का इनका एक्सपोजर था, और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई वो सेबी की इंक्वायरी आ गई। कुछ जो भी मतलब वो तो सेबी ने खुद डिसाइड किया है कि कुछ फ्रंट रनिंग की उनको कंसर्न थी। तो सेबी की भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। लेकिन जैसे होता है कि जहां आपके पैसे लगे हुए हैं, अगर उस पर जरा सा भी नाम आ जाता है कि भाई सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो ये वही इन्वेस्टर है जो अपॉर्चुनिस्ट है, वो उतनी तेजी से भागता भी है फिर। तो फ्रंट रनिंग का एलिगेशन 1-2 म्यूचुअल फंड्स पे पहले भी लग चुका है ना, कि कुछ उसमें जो फंड मैनेजर्स थे और जो उनके तो रिपोर्ट भी आ गई है, और उनके केस में तो सेबी ने एक्शन भी ले लिया है, हार्श एक्शन ले लिया है। फ्रंट रनिंग वो हुई कि जो ट्रेड करने वाला है म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा कनाइवेंस हो गई। हाँ, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, वो पहले ही बता दें दूसरे लोगों को और वो उसके पहले ही वाले स्टॉक्स पिक कर लें या बेचते हैं। तो वो एलिगेशन इन पे भी लगा है, जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। हाँ। ऐसा ना, सेबी गवर्नमेंट बॉडी है, बट सेबी हर तरीके से बहुत एक्टिव है। सेबी को तो हल्का लेने की कोई कोशिश करे नहीं। अगर आप एआई बोल रहे हैं तो आपसे ज़्यादा एक्टिव है, टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं तो आपसे ज़्यादा एक्टिव है, टैलेंट बोल रहे हैं तो आपसे ज़्यादा उनके जो यंग ऑफिसर से एक्टिव हैं। तो आप अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं और अपने को स्मार्ट मानते हैं, तो ये ध्यान रखें, सेबी आपसे ज़्यादा स्मार्ट है या आपसे ज़्यादा मतलब विजिलेंट है, जो उनकी ड्यूटी भी है। तो वो जब इनके ऊपर आरोप लगा और इनकी इंक्वायरी हुई, तो वो जो अपॉर्चुनिस्ट इन्वेस्टर था वो छोड़ के भागा, एयूएम गिरा, तो इन पे बेचने का प्रेशर और आ गया। और जब बेचने पे प्रेशर आया तो जो ज़्यादा अच्छे स्टॉक से, जो ज़्यादा लिक्विड थे, वही पहले बिकते हैं। भाई आज आप समझो ना, समझने के लिए, किसी चलती कंपनी में कोई खबर आ जाए कि कंपनी गड़बड़ है, तो उसमें अगर 100 स्टाफ मेंबर होंगे तो जो 10-20 टैलेंटेड होंगे वो सबसे पहले निकल जाएंगे। क्यों? उनको जॉब मिल जाएगी। और जो नीचे वाले होंगे वो रुके रहेंगे, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। तो फाइनली क्या हुआ, टैलेंटेड लोग निकल गए और कम टैलेंटेड लोग कंपनी में बचे रह गए। उसी तरीके से जो ज़्यादा अच्छा कर सकते थे स्टॉक्स, इनको बेचना पड़ गया क्योंकि रिडेम्पशन आया, पैसा तो देना है सेबी के रूल्स के हिसाब से, T+2 के हिसाब से, तो वो भी एक इनको मार पड़ गई। अब सेबी की अभी तक कोई वो नहीं आई है, रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कोई क्लीन चिट भी नहीं आई है। तो ये 2-3 चीज़ें इनकी रही हैं जो इन्होंने कुछ ज़्यादा तेज करने की कोशिश की है, और उसी का नुकसान इनको हुआ, और उसी का नुकसान अभी भी दिखाई पड़ रहा है। तो अगर इनको फिर से कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना है, तो इनको एटलीस्ट इतने इन्वेस्टर्स को, फ्यूचर इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल को ये बताना होगा कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट और ड्यू डिलिजेंस अच्छा है। इनकी जो खुद ही की स्टाइल ऑफ स्ट्रैटेजी है, जो कि गलत नहीं है, वो वैसे डिफरेंट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, ये उसको इन द स्पिरिट फॉलो करेंगे। और जब तक शायद वो नहीं कर पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, तो लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? देखिए, जो बहुत बड़ी बड़ी एएमसीज हैं,
अगर आप उनसे बात कीजिए, ये पहले ट्रेंड था आज से 10 साल 15 साल पहले, स्टार फंड मैनेजर होते थे, अभी भी हैं, परफॉर्म तो वही करते हैं, बट क्या हुआ कि 5 साल उन्होंने परफॉर्म किया और वो छोड़ के दूसरी एएमसी चले गए, तो इन्वेस्टर भी दूसरी एएमसी चला गया। तो फिर एएमसीज ने आइडेंटिफाई किया कि फंड मैनेजर तो ठीक है, बट साथ के साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट, रादर मोर इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, प्रोसेस हैं। नहीं तो एक आदमी के जाने से 1 लाख करोड़ की एएमसी हिल जाएगी, ऐसे तो रोज ही होता रहेगा। तो जो बहुत सीजन्ड हैं उन्होंने सिस्टम पे, प्रोसेस पे, चेक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। केवल एक फंड मैनेजर या एक स्टाइल पे ही नहीं काम किया हुआ है, इसलिए मार्केट तो सभी के लिए गिरा। ये जितना भी टर्मोइल है मार्केट का वो तो सभी एएमसीज के लिए आया ना, लेकिन बाकी सब रेंज में गिरे, रेंज में एयूएम गिरा, इनका रेंज के बियॉन्ड हो गया। तो ये एक तरीके से इनकी सिचुएशन निकल के आ रही है। तो अब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं क्वांट में, या जो अभी इन्वेस्टर नहीं है, पोटेंशियल इन्वेस्टर, उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, जो 2-3 कैटेगरीज हो गई। एक तो क्या हो गया कि अगर आपके पास पैसा है कि 6 महीने बाद निकालना है, आपको चाहिए, है इन्वेस्टेड, लेकिन यू मे रिक्वायर इट आफ्टर 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर, वो तो क्वांट से दूर रहे। हम वैसे भी कहते हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का पैसा तो इक्विटी से ही दूर रहे, तो वो तो क्वांट से दूर रहे। वी हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट क्वांट, हम केवल एक एनालिसिस के हिसाब से बात कर रहे हैं। जो लगा हुआ है और जिसको पैसा है कि भाई मुझे 5 साल बाद चाहिए, वो देख ले, क्योंकि अभी कुछ भी उसके अगेंस्ट सेबी ने बोला नहीं है, लेकिन क्लीन चिट भी नहीं दी है। यस। तो वो अपना एक्सपोजर रिजनेबल लिमिट पे ले आए, जो हम बार बार इस अपने प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि भाई आप कम से कम 4 या 5 एएमसी में इन्वेस्टेड हों। तो अगर 5 एएमसी में हैं और हर एक की 1-1, 2-2 अच्छी स्कीमें हैं, तो आप मान के चलिए कि 5 एएमसी हैं, तो यानी 5 म्यूचुअल फंड में है, यानी कि 20% आपका पैसा लगा है। यस, ये हो गया। उसी तरीके से 4 या 5 कैटेगरी हो, किसी से 1 स्कीम लीजिए, किसी से 2 लीजिए, तो 6, 7, 8 स्कीमें, 4-5 एएमसी, तो आपका किसी में भी एक्सपोजर 15% से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको परेशानी कम होगी, 15% के बराबर ही होगी। आपको अच्छा लगा था कि साहब एक थ्योरी चलती है, डाइवर्सिफाई करना है, किसी भी फंड की 3 स्कीमों में कर देते हैं, एक मिड कैप में, एक लार्ज एंड मिड में, एक फ्लैक्सी में। अरे भाई, सिस्टम, प्रोसेस, फंड मैनेजर कई बार अलग भी होते हैं, एक एएमसी की सोच वैसे ही होती है, तो आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। तो प्लीज़ 5 कैटेगरी जाइए, 4-5 एएमसी जाइए, सब मिला के 10-15% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए ये सलाह है, और नया अगर है तो अभी क्वांट से बेटर ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अच्छा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था ये, और आई होप कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा इससे इनपुट मिला होगा। तो ठीक है, इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ रैप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।